आज के दौर में ज्यादातर युवा अपने पैकेज, अपने प्रोफाइल और अपने पोस्ट के पीछे भाग रहे हैं। किसी को नौकरी की तलाश है, किसी को सेट होना है लाइफ में। उनका एक ही गोल बन के रह गया है कि हाँ, मुझे नौकरी करनी है, अपना परिवार देखना है, बस। लेकिन वहीं एक युवा ऐसे भी हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद है, जिन्होंने अपने करियर में सबसे अहम मोड़ पर यह सवाल पूछा कि मैंने आज तक समाज के लिए क्या किया है और मैं समाज के लिए अभी क्या कर रहा हूँ। आज हमारे साथ दर्श जी हैं, जो बुलंदशहर के छोटे से गांव निरसुखा से निकलकर सेवा, संस्कार और संकल्प को अपना जीवन बना लिया कि मुझे अब इसी रास्ते पर चलकर लोगों की सेवा करनी है। तो आरएसएस के संस्कार भी हैं। बच्चों की पाठशाला से इन्होंने शुरुआत की थी 7-8 सालों पहले। ये गरीब बच्चों को, जो स्ट्रीट लाइट पे आप लोग देखते हैं बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं, ये उन ऐसे बच्चों को ये पढ़ाने का काम करते थे। बहुत नेक काम था। वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर आज चौपाल फाउंडेशन के जरिए ये ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे द बैठक में। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और हम चाहते हैं कि आप हमारे यूथ को, हमारे दर्शकों को और हमारे इंडिया के तमाम जितने भी हमारे यूथ हैं और खासकर कि ग्रामीण के जो भी यूथ हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करें। हमारे जरिए से हम आपकी बातें उन तक पहुंचाएं और जो भी आपके तरफ से मदद हो सके उन ग्रामीणों के लिए, या क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा फाउंडेशन आपका चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों के विषय में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं द बैठक का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज जो एक मुख्य समस्या ग्रामीण, जिस हम विषय पे बात करने वाले हैं, वो आपने चुना और मैं उसका माध्यम बन सकूं और हम एक बात के जरिए शायद किसी को प्रभावित कर सकें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज के समय में ऐसा बहुत कम न्यूज चैनल या ऐसे बहुत कम पॉडकास्ट होते हैं। मैंने कहीं ग्रामीण क्षेत्र को लेकर या ग्रामीणों की बात करने वाला पॉडकास्ट बहुत कम देखे हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्श जी, हमारा पहला सवाल तो यही होगा कि जैसा ये होता है कि आप एक ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, तो कहीं लगा नहीं आपको कि गांव या परिवार की तरफ से कुछ मोटिवेशन आपका डाउन हुआ है, या फिर इन्हीं लोगों की वजह से आपको ये मोटिवेट कि हाँ, मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद करूंगा, यहाँ से आपको मोटिवेट मिला? तो होता क्या है ना कि आप जब कोई भी एक अगर नॉर्मल जीवन हम ग्रामीण क्षेत्र या शहर कहीं का भी लें, तो जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं या जब हम कामयाब हो जाते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन जर्नी बहुत छोटी होती है। पढ़ाई करके हम कामयाब हो गए, बिजनेस किया, व्यवसाय किया, पैसा कमाने लगे, लेकिन हम उस मूल जो हमारा जहाँ से हम आए हैं उसको हम भूल जाते हैं। उस पर हम चर्चा करना शायद बंद कर देते हैं। हम अपना परिवार को या अपना कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर हम शहर की तरफ या जहां भी हम अपने जीवन पे फोकस हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जैसा एक चौपाल नाम ही है हमारी संस्था का, तो चौपाल सब लोग जानते हैं। पहले से, पुराने समय से चौपाल शब्द वो अपने आप में समस्या से समाधान की ओर एक शब्द है। कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में पहले जब हम छोटे छोटे थे तो देखा करते थे, किसी के घर में झगड़ा हो गया तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चौपाल हुई, चार बुजुर्ग बैठे, उन्होंने समाधान निकाला, सबको शांत किया और समाधान के साथ उठे कि चलो भाई अब गले मिल लो, हो गया। तो वो शब्द अपने आप में एक समस्या से समाधान की ओर है, इसलिए हमने चौपाल शब्द चुना। और दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, क्योंकि हमारे पिताजी ने, सबने हमारी पढ़ाई लिखाई सब जो हमें करनी थी, जो इच्छा पूरी करनी थी वो हमने की। शिक्षा भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप मैंने काफी लोगों को सुना है कि एक ऐसा शब्द है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को लेकर, आजकल अगर कोई युवा राजनीति में जाता है तो राजनीति को लेकर, या फिर इन जनरल लोगों के प्रति कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो आप राजनीति करने लगो, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, जिनके बस की नहीं है वो एनजीओ चलाने लगो, चला लो, बहुत तरह की बातें आती हैं सामने। लेकिन मैंने पहले डिसाइड किया कि हम पहले ऐसी शिक्षा जो वास्तव में भारत में ऐसी मानी जाती है कि आजकल एक यूपीएससी या सीए सीएस की पढ़ाई को बहुत अलग ओहदे से देखा जाता है, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, और मेरे परिवार ने पूरा उसमें सहयोग किया कि पहले मैं एक इस बेंचमार्क को क्लियर करूंगा, उसके बाद हम वापस से कुछ काम करना शुरू करेंगे, जिससे हम एक उदाहरण समाज में दे पाए कि ग्रामीण क्षेत्र से भी आके लोग सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं और वापस से वो अपने समाज की, अपने गांव की बात कर सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी इस तरीके की रही और इस पूरे ड्यूरेशन में मैंने
मेरे को जो मोटिवेट करता है वो हमेशा एक ही चीज करती है कि आप जो आपको समाज देता है, आपको अगर अब है क्या कि आपकी कोई भी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कभी नहीं हो सकती। आपको लगता है कि जो आपको जो आपको समाज ने दिया है उसको आप अगर किसी भी माध्यम से वापस लौटाने का एक प्रयास भी कर सकें तो वो मुझे लगता है कि हर युवा को, हर ग्रामीण को करना चाहिए। और उससे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की जो समस्याएं जो कि मूल है, क्योंकि हमारा जो भारत है उसकी रीढ़ की हड्डी गांव है, किसान है, लेकिन वो हम शायद जब शहर में बैठ के खाना खाते हैं तो हम शायद किसान का शुक्रिया अदा भी करना जरूरी नहीं समझते। तो मुझे लगता है अगर हर गांव से निकला, उसमें शहर, मेरी कोई शहर से दुश्मनी नहीं है, मैं खुद अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस शहर में करता हूँ, लेकिन गांव से निकला हुआ व्यक्ति जो कामयाब होता है, शहर की तरफ जाता है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का गांव के प्रति एहसास भी कर ले तो मुझे लगता है कि गांव का विकास बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान तो गांव के लोग ही हैं और किसान वर्ग के लोग ही सबसे ज्यादा परेशान है आज के समय। तो हम लोग, आप अगर हम जितना भी, आपका भी अनुभव, मेरा भी, हम लोग जहाँ भी सुनते हैं बुजुर्गों से, कितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन या कोई एनजीओ जो भी आप लेंगे वो निकले हैं, सब या तो किसी किसान आंदोलन से निकले हैं या किसी ग्रामीण के कोई बड़े आंदोलन जो पहले पद यात्राएं हुई उससे निकले हैं। लेकिन क्या उससे किसान का विकास हुआ? क्या उससे गांव का विकास हुआ? वो नहीं हुआ। बिल्कुल। हमेशा किसान को उस तरीके से देखा गया कि यूज करो और बाकी हम फिर वो छोड़ दे। लेकिन उसमें किसी सरकार, किसी नेता का कोई, मुझे नहीं लगता कि वो, उन्होंने तो अपना काम पूरा जिम्मेदारी से अपना किया, जो उनका एक टारगेट था उन्होंने पूरा किया। हम लोग कई बारी, हम लोग जो अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, वो उसका मेन एक मुख्य जो बिंदु होता है वो यही होता है कि हम अपनी जो धारा है ना उसको हम छोड़ के किसी के पीछे ऐसे पागल ना हो जाए कि हम अपना जो मेन चीज, हम अगर खेती कर रहे हैं तो हम संस्था के माध्यम से किसानों के बीच में जाके भी समझाते हैं कि आप अपनी खेती को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं बिना किसी के सहयोग के। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी समस्या का समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट और एक जर्नी और मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे ये तो प्रभु के ऊपर है। तो शुरुआत कैसे की थी आपने इस चीज की कि आपको एक फाउंडेशन या एनजीओ चलाना है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अगर मैं आज बैठ के बोलूं, अब तो इतने साल हो गए, लेकिन एनजीओ को लेकर मेरी धारणा ऐसी थी कि बुजुर्ग लोग एनजीओ चलाते हैं या फिर कोई रिटायर्ड जो पैसा कमा चुका होता है वो सेवा करता है। और आज के समय में यूथ को एनजीओ चलाना चैलेंजिंग भी है और एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा संदेश भी देता है। लेकिन मेरी धारणा ऐसी थी कि तो जब रिटायरमेंट वाले बाद का काम है। लेकिन मैंने जब सीएस की मैंने पढ़ाई की, दिल्ली में कोचिंग करता था, तो पूरी यानी हमारा जो फाउंडेशन, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल का एग्जाम दिया। कोविड उस समय में एक हम लोगों को, पूरे देश को एक आईना दिखाने वाला आया। तो मैं उस समय, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि संघ के एक संस्कार, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं संघ का कोई क्रेडिट ले रहा हूँ, लेकिन संघ के जो एक संस्कार हैं जो शायद दिखावे वाले नहीं है, दिखाने भी नहीं चाहिए, बट वो आपके अंदर अंदर एक सेवा भाव जागृत करता है। तो मैं बचपन से संघ की शाखाओं में जाना, अपना कार्यक्रम करना, ये सब मेरा परिवार में पहले से एक माहौल रहा। तो जब कोविड आया तो मेरे को इच्छा हुई कि क्यों ना हम इस कहीं भी विचारधारा या किसी भी काम में या कहीं भी कुछ अगर कर पाए तो करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लासेस भी बंद थी, सब कर रहे थे। तो मैंने कोविड में वॉलंटियर करना शुरू किया और एक घटना मेरे जीवन में घटी जिसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं डे बाय डे, जब भी, अभी भी, क्योंकि जब मैं संस्था का काम करता हूँ तो विरोध भी बहुत होता है, तो वो स्टोरी मुझे मोटिवेट करती है। मैं बताना भी चाहूंगा कि नोएडा में काफी संपन्न परिवार से एक हमें कॉल आया कि हम लोग पीपी किट वगैरह पहन के वॉलंटियर करते थे, पूरा दिन भर लगे रहते थे, कि हमारी घर में कोविड एक हमारी माताजी को हो गया, उनको आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, हम लोग शिफ्ट ऊपर हो गए हैं, हम लोग जा नहीं सकते, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, उन्हीं की माताजी। अच्छा। तो वहां मुझे गांव भी याद आता है इस घटना में, कि गांव में अगर ऐसा कुछ होता है तो गांव के लोग नहीं छोड़ेंगे आपको। बिल्कुल। तो जब हम पहुंचे तो वो लोग ऊपर शिफ्ट थे, नीचे माताजी थी। बिलाल जो भी, हम लोगों ने फिर उनको अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ जब जाना प्रारंभ किया, मैं माताजी की आत्मा को शांति भी दूंगा कि वो हमारी गाड़ी में ही उनकी मृत्यु हो गई। और उस समय जब वापस उनको कॉल किया गया उनके परिवार को, तो उनका एक जो शब्द था
और हम 2-3 लोग थे, मेरे साथ में एक सत्येंद्र एक वॉलंटियर हुआ करते थे, हम 2-3 लोग ऐसे गाड़ी में थे। तो उनको परिवार को कॉल किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और अभी क्या करना है बताइए। तो उनका जो जवाब था, उन्होंने बोला कि अभी इनकी तो मृत्यु हो गई है और इनको कोविड है, आपको जितने पैसे चाहिए, आपको जो चाहिए, इनका अंतिम संस्कार आप कर दीजिए। अच्छा। और हमारे तो घर में बच्चे हैं और बाकी सबको कोविड ना हो जाए। यानी कि वो घटना, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी किसी के बच्चे हैं, वो तो अलग की चीज है, हम तो समाज का काम कर रहे थे। लेकिन जो वो घटना पूरी हुई, उसने मेरे को गांव की तरफ देखने को एक तरीके से प्रेशराइज किया कर दिया। कि यार हम लोग गांव में देखते हैं कि गांव में जो दुश्मन मतलब आपस में बात भी नहीं करता, ऐसे समय में वो साथ वो खड़े व्यक्ति भी रहते हैं। लकड़ियों में हेल्प और अंतिम संस्कार के कामों में हेल्प करता है। और हमने हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से, अपने बुजुर्गों से यही सुना और सीखा है। तो मुझे लगा कि यार शहर और गांव में जमीन आसमान का अंदर है, और वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी गांव से आए होंगे। ऐसा तो है नहीं शहर में वो पले होंगे, हाँ। लेकिन शहर की चकाचौंध और शहर की अपने व्यवसाय, बिजनेस और पैसा कमाने की जो दौड़ है, उसमें शायद वो उस गांव को कहीं ना कहीं भूल गए थे। वो घटना मेरे जीवन में आज भी, और वो काफी इमोशनल करती है वो घटना, कि ऐसे माता पिता, मतलब अगर आपने भी सुना होगा गांव में अगर कोई घटना हो जाती है तो कॉल करके, बेटा विदेश भी होता है तो उसका इंतजार किया जाता है, करते हैं। हाँ। लेकिन अगर एक पुत्र अपने बुजुर्ग के बारे में बोले तो वो एक घटना हुई। हमने बस डिसाइड किया हम सब लोगों ने कि ऐसा ऐसा, उस समय हमारे पास करने के लिए कुछ था नहीं कि क्या करेंगे। और मैंने जैसा बताया एनजीओ तो दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। तो वो कोविड में हमने जो भी बोला, मेरे को 3-4 बार कोविड हुआ। अच्छा। दोनों ड्यूरेशन में, क्योंकि ग्राउंड पे थे हम लोग। बस वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मेरी सीएस पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद कि मैं सीएस सेक्टर में मेरी पढ़ाई जो भी है जीवन में काम आएगी। फिर मैंने धीरे धीरे बस्ती में जाके, दिल्ली के कुछ नगर बस्तियों में जो स्लम है, वहां जाके लोगों से, बच्चों से बात करना प्रारंभ किया। फिर क्योंकि पहले मेरा ऐसा कोई फोकस या ऐसा कोई कभी दृष्टि ऐसी नहीं रहती थी कि स्लम में भी कोई लोग रहते हैं। फिर मैंने जब लोगों से बात करनी शुरू की, पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, गूगल करना शुरू किया, तो पता लगा कि स्लम में भी जो लोग हैं वो कोई शहर के लोग नहीं है, वो गांव से ही लोग आते हैं मजबूरी में अपनी रोटी कमाने के, रोजी रोटी के लिए। तो मैंने सबसे पहले उन्हीं के साथ काम करना शुरू किया कि जो लोग गांव से रोटी की तलाश में आ रहे हैं, वो लोग रोड पे भूखे सो रहे हैं, वो लोग सर्दी में ठुठर रहे हैं, तो उनके लिए हमने अलग अलग एक्टिविटी के लिए काम प्रारंभ करना शुरू किया। और प्रभु ने फिर ऐसा हाथ पकड़ा कि आपसे शायद, हमसे शायद यही सब कराना था, तो आज पूरे भारत में हम सब लोग ये काम कर तो रहे हैं। आप कहीं भी रहें, किसी भी परिवेश में रहें, आप अपने जमीन को मत छोड़िए, अपने मिट्टी को मत छोड़िए, अपने गांव को मत छोड़िए, क्योंकि ये गांव एक ऐसी चीज है कि आप भले ही अपने भाग दौड़ में फंसे रहें, परेशान रहें, लेकिन गांव आपको किसी ना किसी तरीके से अपने पास बुला ही लेता है। तो खैर, बस्ती के बच्चों की बात की आपने, तो ये जो पाठशाला आपने उनके लिए शुरू की है, तो शुरुआत में आपको कुछ डर लगा या फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं कर ले जाऊंगा? नहीं, होता क्या है ना, हम सेवा करना ऐसा समझते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन अब इतना अनुभव और इतनी तैयारियां हमारी हो गई करते करते, लेकिन जब उस समय काम किया तो ऐसा समझ में आया कि अच्छा, सेवा करने का भी लोग विरोध कर सकते हैं। तो जो हम बस्तियों में पढ़ाने जाते थे, तो बस्तियों में पढ़ाना पहले तो बहुत हमें अच्छा लगा कि अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का कुछ भला हो रहा है, लेकिन फिर बहुत चैलेंजिंग उनके परिवार से भी आए, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर पा रहे थे। तो सबसे पहले तो आया कि अगर आपको एक बच्चे को पढ़ाना है तो बहुत आसान है, लेकिन आपको अगर इतने बच्चों को पढ़ाना है तो फिर आप उसके लिए आपको अर्थ लगेगा। तो पहले तो वो उसकी व्यवस्था कहाँ से हो, वो एक चैलेंज था। एनजीओ सेक्टर या डेवलपमेंट सेक्टर का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे चलता है, और फंडिंग जो आजकल हम सीएसआर और ये सब की बात करते हैं, उस समय तो मेरे लिए ऐसे शब्द थे, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने पढ़ा था, क्योंकि वहाँ कंपनीज एक्ट और सब में हमें सीएसआर ये सब पढ़ने को मिलता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको मीट कैसे करना है। उसके बाद जब हमने काम करना शुरू किया, स्कूल चलाना प्रारंभ किया, वॉलेंटियर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया, जो अपनी विचारधारा जैसे लोग थे जिनको सेवा करनी थी उनको बुलाना शुरू किया, लेकिन फिर हमारा एक एक्सपीरियंस मेरा ऐसा भी हुआ कि हमारे काम का विरोध भी हुआ और हम लोगों ने धमकियां भी दी। अच्छा। कि इस पाठशाला को आप क्यों चला रहे हैं, कि आपको क्या करना है। और वो अलग अलग किसी एनजीओ के थ्रू वो अलग अलग माइंडसेट वाले संस्था, कुछ इंडिविजुअल सोशल वर्कर्स, ऐसे लोग थे। क्योंकि दिल्ली में, मतलब मुझे नहीं पता है लोग इसको कैसे देखते हैं, लेकिन दिल्ली की जो
ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, दिल्ली की जो लाल बत्ती और ये सब एरियाज हैं, अगर हम बात करें तो, और ये जो लोग काम करते हैं सोशल सेक्टर में उनको पता भी है, उसके पीछे जो भीख मांगने वाला बच्चा है, उसके पीछे जो परिवार भीख मांग रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हमने खंगाली। एक कुछ लोग वहां ऐसे आते थे जो जिनका ध्येय सिर्फ यही होता था, और उससे हमें हमारे काम को मजबूती भी मिली। उनका ध्येय सिर्फ ये होता था कि उनको पेरेंट्स को वो 200 रुपए 100 रुपए पकड़ाएं, अच्छा। उनके बच्चों को ले जाएं। अच्छा, उनका काम उन बच्चों से पैसा उगाना नहीं होता था, उनका काम होता था कि बच्चों को पूरे दिन इन्वॉल्व रखना है, जिससे वो अपना कोई पढ़ाई ना कर पाए, जिससे उनके साथ कोई अच्छा काम ना कर पाए। जब हमने उसको तह तक जाना, देखा कि अच्छा ऐसी असलियत है, तो हमने फिर अपने तरीके से वो बीट भी किया, क्योंकि जब एक बार संकल्प कर लिया था कि अभी करना है, तो फिर तो अलग अलग माध्यम हमने निकाले। लेकिन वास्तव में सेवा करना इतना आसान भी नहीं है, ये मुझे उस तरीके से समझ आया। अच्छा, इसमें जैसे आपने बताया कि एनजीओ में फंडिंग की बात, कि ज्यादातर यही देखा गया है, लोगों के मतलब मेंटेलिटी आज के समय में यही है कि हाँ, अगर कोई बंदा एनजीओ चला रहा है, फंड तो उसके पास बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। लोगों की मेंटेलिटी ऐसा, जितना हम लोग ग्राउंड पे हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा हमारे सामने कई बार ऐसे दृश्य आए हैं कि कई एनजीओज ऐसे हैं जो रन तो कर रहे हैं, बस वो कागज पे रन कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो फंडिंग का ऐसा क्या है कि लोगों की विचारधारा कैसे बदली जाए, कि लोगों को कैसे बताया जाए कि नहीं, एक्चुअल में ये फंडिंग जो आती है हमारे पास, इसका यूटिलाइज हो रहा है और आपको देखना पड़ेगा ये कहाँ सही जगह हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसको जो फंडिंग देता है उसको भी समझने की आवश्यकता है, और जो फंडिंग लेता है उसको भी समझने की आवश्यकता है। तो हमने कोई चौपाल फाउंडेशन ऐसा सोच के तो बनाया नहीं था कि इससे हमारा घर परिवार चलेगा या इससे हम कोई फंडिंग लेने वाले। हमारा तो पहले तो मैंने जैसे बताया, संस्था कोविड के बाद हमने बनाई ही नहीं थी, हमने तो ऐसे ही काम करना शुरू किया। लेकिन जब लोग जुड़ते गए तो फिर एक बैनर या एक नाम चाहिए था, क्योंकि एक व्यक्ति के नाम से तो सेवा नहीं हो सकती। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दर्श फाउंडेशन हमने प्रारंभ कर दिया, लोग उसमें आना शुरू कर दें, क्योंकि एक संस्था चाहिए, अलग आइडेंटिटी। इवन हमने पहले एक संस्था और बनाई थी अलग नाम से। अच्छा। वो फिर हमने, क्योंकि उसमें काफी सारे लोगों को लिया, वो अगर हमें मतलब वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाया, तो हमने फिर एक नाम भी सोचा, क्योंकि पहले हमने कुछ भी नाम रख लिया था। लेकिन फिर हमें लगा कि जिस मुद्दे पे हम बात करें, नाम भी ऐसा मिलता जुलता होना चाहिए। तो कई बारी क्या है, हाँ, ऐसे समाज में बहुत लोग होंगे जो शायद एनजीओ पर्पसफुली फंडिंग के लिए या अपना परिवार चलाने के लिए चलाते हैं। मेरा कोई ऐसा ध्येय या हमारी टीम का ऐसा ध्येय ना तो प्रारंभ से कोई था। इवन मैं आपको आज भी बोलूं, चौपाल फाउंडेशन के पास कोई फंडिंग, कोई बहुत बड़ी कहीं से हम लोग फंडिंग के लिए अभी खुद से ही हमने रीच आउट नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अभी हम प्रारंभ करेंगे। हमारा ऐसा मानना था कि एटलीस्ट 3 साल, क्योंकि वो सेवा मैं ऐसा मानता हूँ, बाकी सबका अपना अलग मानना हो सकता है, वो सेवा नहीं हो सकती कि हम पहले दिन से अपने आप को तैयार किए बिना समाज या आज के जो हमारे CSR या हम अलग अलग हमारे पास माध्यम है उसमें जाके हम बैठ जाएं। सेवा, क्योंकि जब हम पुराना लोगों को पढ़ते हैं अपना, जहां से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को जब हम पढ़ते हैं या अलग अलग जिसके भी जिसको पढ़ता है, हम अपनी संस्था को बिना किसी से पैसा लिए कैसे चला सकते हैं। इवन आजकल वो एनजीओ सेक्टर में बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। उसको अगर देखें कि सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, लोग आज बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 साल किसी ने सपोर्ट किया तो उसको सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे बिना पैसे के। मतलब एनजीओ को भी बिजनेस की तरफ ले जा रहे हैं। करेक्ट। तो लेकिन हमने उसको पहले ये देखा कि हम अगर एक प्रोजेक्ट के लिए जब हमारा काम बढ़ेगा तो स्वाभाविक है लोगों के पास हमें जाना होगा, लोगों से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन प्रारंभिक 3 साल, अभी 4 साल संस्था को हुए, 3 साल हमने प्रारंभिक ऐसे रखे कि बिना फंडिंग या बिना सपोर्ट के हम खुद से कैसे माध्यम निकाल सकते हैं, उस पे हमने काम करना शुरू किया। और मैं आग्रह भी यही कहूंगा कि यूथ को इस सेक्टर में कैरियर अपने बनाने चाहिए, लेकिन अपना अर्निंग सोर्स नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून है, काम करना है, मिशन पे काम करना है, क्योंकि आज हम जब 3 साल जो वो रहे, उसका बेनिफिट ये मिला कि अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में आप अगर इस एरिया में कहीं भी जाएंगे तो चौपाल फाउंडेशन को एक एक बालक, एक एक बुजुर्ग, सब लोग जानते हैं और उनको विश्वास है कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं। तो सब लोग, युवाओं को मेरा यही है कि लेकिन अपना इनकम सोर्स आप अलग, अपना कोई बिजनेस करें, अपना कुछ अलग बैकअप या अपना अलग बना के चलें,
जुनून है तो एनजीओ सेक्टर में आना चाहिए, अदरवाइज तो फिर आप किसी के भरोसे बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते। अच्छा, जैसा आप मतलब डोर टू डोर आप जाते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, काफी थका देने वाला काम है ये, लेकिन एक तरह से आपको जुनून भी मिल जाता होगा उन बच्चों को देख के। तो क्या ये जो डोर टू डोर जाना, लोगों से मिलना, ये राजनीति की तरफ तो नहीं ले जा रहा आपको कहीं? ये ऐसा होता है। करेक्ट। तो अगर आप कुर्ता पहन के निकल रहे हैं तो सबसे पहले तो कुर्ता पहन के अगर आप निकल रहे हैं तो लोग आपको ग्रामीण क्षेत्र में तो खासकर यही बोलेंगे कि चुनाव की तैयारी, नेताजी यार चुनाव की तैयारी हो रही है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिया। इसको मैंने प्रारंभ में जब मेरे साथ ये होता था तो सबसे पहले तो कुर्ता पजामा कोई राजनीतिक सिंबल नहीं है। कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती तो आजकल बिल्कुल ट्रेंड में खत्म है, लेकिन कुर्ता पजामा और खादी पहनना वो ग्रामीण आंचल का एक अपना आइडेंटिटी है। ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, मैं कोट पैंट भी पहनता हूँ, जहाँ जरूरत है वहाँ व्यवस्था है, बिजनेस है, लेकिन कुर्ता पजामे को हमें इतना छोटा नहीं करना चाहिए कि हम उसको राजनीतिक टैग देते हैं। अदरवाइज आने वाले समय में हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके की ग्रामीण आंचल की सभ्यता संस्कार देके जाएंगे, उस पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि वास्तव में कुर्ता पजामा निकल पहन के अभी है क्या, जब आप सेवा करते हैं तो एक चीज बहुत स्वाभाविक है। अभी हमने पिछले दिनों बहुत अच्छा एक काम, अच्छा मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, जब लोगों का रिवर्ट 1 महीने बाद आया, जब हम आज बैठे हैं, तो जब ये नई साल एक प्रारंभ हुई तो पिछले दिसंबर में हमने एक रोजगार मेले का आयोजन किया। अच्छा। और उस रोजगार मेले के पीछे सिर्फ एक फोकस था कि ग्रामीण आंचल के जो युवा हैं, देखिए हम बात बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भी, चाहे मेरी किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल विधायक सांसद से कोई मेरी कोई ना गिल्ला है शिकवा है, वो अपने मर्यादा में अपने दायरे में रह के काम करते हैं। लेकिन हमने एक रोजगार मेले का आयोजन किया ग्रामीण क्षेत्र में, हमने कुछ कंपनियों को गांव बुलाया। अच्छा। और युवाओं को पूरा हमने प्रचार वगैरह हमने सबने किया कि युवाओं को रोजगार अपने क्षेत्र में कैसे मिल सकता है। अब आप विश्वास मानिए 270 लोगों ने, युवाओं ने इंटरव्यू दिए। अच्छा। 270 में से आज 163 युवा नौकरी कर रहे हैं और अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने जिले में। और अभी उनकी कल मेरे को एचआर का मैसेज आया कि भाई साहब 163 बच्चों के अकाउंट में सैलरी जा चुकी है, उनको पैसा, पहली सैलरी जो भी उनकी बनती है उनको मिल चुकी है। तो ये काम क्या कोई और सोशल वर्कर या कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता? मेरा इसमें कोई पैसा तो लगा नहीं, मेरा इसमें कोई खर्चा तो हुआ नहीं, मेरे अपने संपर्क एचआर लोग काम आए, उनको बुलाया, उनका कुछ ट्रैवल हम लोगों ने अरेंज कर दिया, उन्होंने जॉब ऑफर कर दी। लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि अगर 163 युवा ग्रामीण क्षेत्र में अपने घर से जाके सुबह नौकरी पे जा रहा है और वापस आ रहा है, अपनी खेती बाड़ी का, अपने घर का भी काम कर सकता है, और उसके वो 18-20 हजार रुपए उसके लिए लाख रुपए के बराबर है। तो ये जब काम होता है तो लोग फिर उसको भी राजनीति से जोड़ते हैं कि अच्छा इतना लोगों का भला किया तो शायद सिंपैथी कार्ड होगा। लेकिन जब आप सेवा करने निकलते हैं तो लोगों की सिंपैथी, लोगों के समर्थन, लोगों का प्यार, ये सब आपको मिलता है, वो स्वाभाविक है। और जब वो आपको मिलता है तो लोग आपको फिर अलग तरीके से देखते ही हैं। पहले मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होता था, पहले मैं इसको थोड़ा गुस्से के तरीके से या फिर इस तरीके से लेता था कि यार जब मेरा ये लक्ष्य नहीं है तो लोग इस तरीके से देख क्यों रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर लगा कि अच्छा जब कुछ चीजें डेवलप हो रही हैं तो उनको होने दिया जाए। कभी ऐसा लगा कि हाँ किसी एक कोई सिचुएशन आपके सामने आई हो जहाँ आप लड़खड़ा गए हो कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ, हाँ। मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं ठीक है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊंगा, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तो कुछ सिचुएशन आए आपके साथ? कई बार क्या होता है, अभी जो मैंने जो घटना बताई इसी में मैं इवन, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक में तो बहुत घटनाएं हुई, लेकिन इतने साल के अनुभव के बाद जब हमने रोजगार मेला प्लान किया, इतने अनुभव के बाद मैं खुद लड़खड़ाया। हुआ क्या कि हमने जिस रोजगार मेले का आयोजन किया वहां भी जातिगत, वहां व्यक्तिगत अलग अलग तरीके की टिप्पणियां हुई। इवन लोगों ने वो कार्यक्रम की व्यवस्था हमने हजारों लोगों के हिसाब से की थी कि शायद हजारों युवा आएगा, और एचआर भी हमने उसमें 20 से 25 एचआर बुलाए थे कि अगर 1000 भी युवा आता है तो उसमें से 200-300 युवाओं को नौकरी हम दे सकते हैं। लेकिन विरोध हुआ, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। लोकल पॉलिटिकल, जो लोकल स्तर की पॉलिटिक्स होती है, उन्होंने विरोध किया, युवाओं को रोका भी गया कि आपको वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा, ब्ला ब्ला, आप पे केस लग जाएंगे, ये हो जाएगा। तब मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि भाई मतलब ये क्यों करना है? मैं इतनी मेहनत अगर हम लोग देखिए, एक सीधा सा सिद्धांत है ना, अगर राजनीति में आपको जाना है
तो अगर जब मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं बचपन से या जिस संस्कार सभ्यता से आता हूँ, तो मैं खुल के राजनीति करूंगा ना। बिल्कुल। अगर मुझे राजनीति करनी है तो मैं हो सकता है अपनी वैचारिक पार्टी को ज्वाइन करूं। ज्वाइन करने के बाद इतने संपर्क, इतने लोगों से हमारे अपने संबंध हैं ही कि कोई भी ज्वाइन करा सकता है अच्छे स्तर पे, और मैं जिम्मेदारी लेके खुले स्तर से तैयारी कर सकता हूँ अगर मुझे वही करना है तो। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोगों को, ग्रामीण अंचल के लोगों को स्वयं में इतना जागरूक होना चाहिए। अब अगर हम इस मुद्दे पे आ ही गए, हम बात कर रहे हैं, तो आज आप गांव की, किसी भी गांव की स्थिति देखिए। एक नॉर्मल कोई पंचायत का इलेक्शन आप ले लीजिए, गांव में इतनी छोटी आयु के युवा, आज नशे की इतनी बुरी हालत गांव की है, कौन करा रहा है, कहाँ से कर रहा है। और आप, मैं एक चीज में अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम देखा अपने इस क्षेत्र में, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, यूथ आइकन मीट, है ना, मीटअप से जो लोग, जिनको शायद ना तो जिनकी कोई शिक्षा दीक्षा है, जिनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ एक सोशल मीडिया के नाम पे अगर वो फेमस हो। और दूसरा, आजकल जो मैंने जैसे आपका धन्यवाद पहले किया, ऐसे कंटेंट को शायद हम सोशल मीडिया पे, या जिनके पास पावर है, जिनके पास जो रख सकते हैं समाज के बीच में, वो भी नहीं रख रहे हैं। और ऐसा ट्रेंड में जो चीजें आजकल चल रही हैं वो अलग तरीके की चल रही हैं। तो रिसेंटली एक मीटअप हुआ, वो व्यक्ति अपने आप को सोशल वर्कर बोलते हैं, लेकिन वो मीटअप कैसे लोगों का करा रहे हैं, जो लोग यूथ को मतलब एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। खुलेआम वो दारू सोशल मीडिया पे पिएंगे, वो लोग चीफ गेस्ट या वो लोग यूथ आइकन है। तो गांव में मैं देखता हूँ जब पंचायत इलेक्शन होता है तो, और ये हमने चौपाल फाउंडेशन से मुहिम भी प्रारंभ की है, आने वाले समय में तो आपको दिखेगी भी कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा भी साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा के साथ, पुलिस के साथ हमारा MOU साइन हुआ है। हम वो बहुत सारे कार्यक्रम पिछले साल में हुए भी हैं, तो हमने पुलिस के साथ भी कार्यक्रम प्लान किया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रत्याशी, कोई व्यक्ति फ्री में या निःशुल्क में कोई दारू बांटता मिलता है तो उसको हमारी संस्था के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वॉलंटियर इन्फॉर्म करेंगे और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो ग्रामीण, क्या अब मुझे ये थोड़ा सा संशय है उसी पे, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा विरोध भी होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हमारे साथ, अगर हमारे गाँव के स्कूल बंद हो रहे हैं तो उसमें जितने बाकी बंद करने वाले लोग जिम्मेदार हैं, उतने ही हम गाँव के लोग जिम्मेदार हैं। आप अगर गाँव में कोई सड़क या कोई नाली, उसमें पानी भरा है, उसको अगर ठीक कराना है तो वो गांव में अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, क्योंकि उसमें गांव के अपने लोगों के विषय अलग अलग तरीके से निकल के आते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रामीण अंचल का एक जो गरीब तबका है, जो समाज है, उसको पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय, वो सुविधाएं आवश्यक हैं, उन पे हमें विचार करना चाहिए कि हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। अब उसके पीछे क्या उनका, उसके पीछे क्या महत्व है, क्या उन्होंने सोचा है, क्या बैकग्राउंड है, वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें उसका कुछ विकल्प और देना चाहिए, और शायद वो कुछ विकल्प निकाल के उसका दें भी। मेरे से एक सवाल एक मीडिया के व्यक्ति ने बहुत पहले, हम दिल्ली में जब काम करते थे तब पूछा था, दैनिक जागरण के एक पत्रकार थे, कि ये राजनीति से संबंधित, और है क्या ना, सोशल वर्क और राजनीति दोनों में बहुत थिन, एक बहुत पतली लाइन है, इसीलिए लोग उसको कंबाइन करके साथ में लेके चलते हैं और उसको साथ में ही देखते हैं। और उसमें लोगों की भी गलती नहीं है, बहुत लोगों ने NGO को, बहुत लोगों ने सोशल वर्क को यूज भी इसी तरीके से किया है। कुछ दिन समाज सेवा की और वापस फिर पॉलिटिकल अपना चीजें देख लिया। लेकिन दोनों चीजों के साथ साथ, मैंने जैसे बोला, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा था कि राजनीति से संबंधित, कि भाई आप आने वाले समय में राजनीति और इन सब चीजों में जाओगे, तो मैंने एक उनको जवाब दिया था कि अगर कोई युवा इस तरीके का सामाजिक काम करता है, या क्योंकि आज के समय में आप राजनीति का पूरा एक स्ट्रक्चर उठा के देखिए, यूथ, मुझे बहुत दूर दूर तक कोई ऐसा यूथ दिखाई नहीं देता जो नया, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, जिसका कोई पीछे कोई ना हो, ऐसा को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो वो ऐसे लोगों को, यूथ को आना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बोला, मेरा कोई मैं इस दोनों सेक्टर को अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले 5-6 साल में ये एक इंडिकेशन, ये मैसेज लोगों को दिखेगा कि हम वास्तव में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप कुर्ता पहन के समाज सेवा भी कर सकते हैं। पुराने समय में अगर आप जाओगे तो लोगों ने किया है, जरूरी नहीं है आप कुर्ता पहन रहे तो आप राजनीति में जाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति बहुत छोटा काम है।
अगर एक विधायक है तो वो शायद एक तहसील तक, एक विधानसभा तक सीमित है, एक सांसद है तो वो शायद एक जिले तक सीमित है। हमारी संस्था ना तो एक विधानसभा में है, ना एक जिले में है, ना तहसील में है, ना गांव में, मल्टीपल पूरे भारत में अलग अलग स्थान पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को वो लिमिटेड कर देगी। तो लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे युवा जो हमारे साथ काम करते हैं, वॉलंटियर हैं, हमने स्ट्रक्चर ऐसा रखा है, कार्यकर्ता हैं, वो जा रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, तो वो जाएं, उनका स्वागत है हमारे साथ। हमारी विचारधारा से अगर वो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा ऐसा अभी कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। लेकिन मैं अभी इसी मुद्दे पे अपना काम करने वाला आगे काम करूंगा। तो जिस तरह से अभी आज का युवा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपने जॉब को लेके, अपने पैशन को लेके, अपने सर्विसेज को लेके कि क्या करे। कभी आजकल लोग बस मोबाइल उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं, ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे। बस उनको यही दिखता है कि हाँ हमने ब्लॉग बना लिया, यूट्यूब पे डाल दिया, हमारी अर्निंग हो रही है, हमें पढ़ने की क्या जरूरत। करेक्ट। तो जो ऐसे यूथ हैं जो कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, तो क्या आपकी सलाह होगी ऐसे युवाओं की? सबसे पहले तो सबसे बड़ी मेरी सलाह है, और ये मेरा दर्द भी और पीड़ा भी है। जैसे आपने प्रारंभ में सवाल राजनीतिक संबंध से पूछे, तो मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये वास्तव में मेरी पीड़ा है, क्योंकि सबसे पहली सटीक मेरी एक उनको सलाह है और उनको माननी है, या आने वाले समय में माननी पड़ेगी। सबसे पहले तो वो लोकल ऐसे नेताओं के पीछे जो उनका भला नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अलग तरीके का कंटेंट, जो शायद अब आप देखिए ना, अगर एक सोशल मीडिया पे कोई 10 रुपए का बिस्किट है ना, इस तरीके का कंटेंट बना के फेमस हो जा रहे हैं, बहुत सारे, और यूथ उसके पीछे पागल हो जा रहा है। कोई पत्थर बजा के दुबई पहुंच जा रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उससे यूथ का फायदा क्या है। क्या उसको रोजगार मिल रहा है? क्या उसको कोई उसकी परिवार का भला हो रहा है? नहीं ना। तो सबसे पहले सटीक मेरा कहना यह है कि आप, अब वही हमारा चौपाल बनाने का एक कारण था कि जो लोग ना, लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है, खासकर यूथ को, कि हमें करना क्या है। एग्जैक्टली। हम पहले तो सबसे पहले जो हमारा जिस तरीके का एक पढ़ाई, हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी होती है, आप पहले सबसे पहले तो उस पे फोकस करें। क्योंकि आज आप जिस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, आप जिस इन्फ्लुएंशियल उठा लो या जिस भी नेता, जिसके भी पीछे युवा भाग रहा है, कल को उसका मतलब पूरा होगा, वो तो निकल लेगा और वो तो करोड़पति और वो तो अपना एम्पायर खड़ा कर लेगा, आप क्या करेंगे? तो यूथ को मेरी सबसे पहले यही सलाह है कि आप पहले अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करिए, आपको क्या करना है। और इस चीज की वास्तव में कमी है आजकल। मैं एक चीज और देखता हूँ, जब हम अब पढ़ाई, अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, सब लोग हमारी एज के लोग, लोगों में एक टेंशन होती थी। मुझे खुद ध्यान है 10th के एग्जाम, मतलब बिल्कुल, मतलब वो प्रेशर था। आज का प्रेशर बहुत डिफरेंट तरीके का है, और लेकिन वो शहरों में तो एक अलग तरीके से लोगों ने उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन गांव में किसी को, मुझे नहीं लगता कि आज 8वीं क्लास में हो, 10वीं में हो, 12th में हो, उसको कोई टेंशन है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास ये है, लेकिन वो कहीं कुछ कर नहीं पा रहा है। मैं खुद, आप विश्वास मानिए, जब भी मैं आता हूँ तो मैं एक ही चीज, हर जगह जब भी गांव में घूमते हैं, मैं एक ही चीज सोचता हूँ, इतना युवा बेरोजगार गांव में है, उसको क्या, अच्छा आप उससे पूछोगे भी क्या करना है, उसको पता ही नहीं है। उसको यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है। किसी ने 12th करके पढ़ाई छोड़ दी है, किसी ने 10th करके पढ़ाई छोड़ दी है, किसी को नॉर्मल बीकॉम कर लिया है, बीए कर लिया तो उसने तीर मार ली, उसको करना क्या नहीं पता। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में हमने सबने देखा है, यूपी पुलिस में दौड़ मारना है, या मैं किसी, मतलब भर्तियां भी एक लिमिट तक होंगी, उसके पीछे भागना है, तो वही समय निकाल दे रहे हैं। आप विकल्प बनाइए, बहुत ऑप्शंस हैं। अगर आपको शुरू करना है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना प्रारंभ करिए। आप 20,000 रुपए से करिए, आप 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक भी जाएंगे अगर आप मेहनत से करेंगे। तो मेरी सटीक सलाह यही है कि आप ऐसे जो लोग समाज को खराब करने का ही मैं बोलूंगा काम कर रहे हैं, उनके पीछे भागना बंद करिए। आजकल मीटअप्स होते हैं, उसमें इतनी भीड़ होती है, क्यों होती है मुझे भी नहीं समझ आता है कि वो किस लिए है, क्या भला हो रहा है। और मैं ऐसे लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके समाज को बर्बाद करने का, ग्रामीण क्षेत्र को बर्बाद करने का काम ना करें। आजकल एक ट्रेंड चलता है ना कि मैं 1,000 रुपए उस जगह रखाया, आप वहां से उठा लेना, और आप, मतलब लोगों को वो फेमस होने का उनका तो, अच्छा उनकी गलत चीज नहीं है, उनकी स्ट्रेटेजी है, अपनी फोकस है, वो अपना फोकस है, लेकिन लोग उसी के पीछे पागल हैं। तो वो सब करना
मुझे लगता है कि थोड़ा सा बंद करना चाहिए। जो लोग अपना काम कर रहे हैं, यूथ को उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर यूथ को मानना है तो मुझे यही समझ आता है कि जिस तरीके से आपको पहले शिक्षा करनी है तो उस पर फोकस करिए, आप अपना विकल्प चुनिए, फ्यूचर डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद सारी चीजें हो सकती हैं। सोशल मीडिया और इन पे आप उतना ही इन्वॉल्व हुई है जितना आपके इस्तेमाल में आने वाली चीजें। ऐसा लग रहा है कि शहरों से ज्यादा अब तो जो है गांव में, ग्रामीणों में आ चुका है ये सोशल मीडिया का। करेक्ट। एंड इससे हमारे ग्रामीण अंचल की जो बड़े बुजुर्गों से बात करने की शैली, हमारे संस्कार लोगों में, आज आप मुझे बताइए ना, गांव में 4 लोग बैठ के कहाँ बात करते हैं? कहीं नहीं दिखेंगे अब, आपको नहीं दिखेंगे। पहले चौपाल पे अगर आप जाते थे तो शाम के समय लोग बैठ जाते थे, बातें करते थे, गर्मी हो सर्दी हो अभी कोई नहीं भी मौसम हो। अभी आपको वो दिखेगा नहीं, लुप्त हो गया। सब अपने घरों में फोन में, अगर फोन घर में 5 व्यक्ति हैं तो 5 लोग फोन पर हैं, आपस में बात नहीं कर रहे। वही उसी को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि वो साइबर क्राइम है। आपके पास जो आपको लूट के जा रहा है वो साइबर क्राइम तो अलग है। ये साइबर क्राइम है कि आपको खत्म कर दिया, आपका परिवार खत्म कर दिया, आपका घर खत्म कर दिया। कल को ऐसा भी समय आएगा कि लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख में भी, जो गांव की ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, लोग बैठना बंद कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके की चीज हम देखते हैं वो प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ती है और जल्दी छोड़ती है, तो लोग उस तरफ जा रहे हैं। मैं यूथ को यही आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके, आप कृपया करके अपना लक्ष्य तय करके पहले वो पूरा कीजिए। आपके पीछे आपके परिवार के बहुत सपने हैं, वो आप, और मैं वास्तव में ऐसे युवाओं को भी, एक तो होता है कि चलो किसी के घर वेल सेटल है, पैसे की कमी नहीं, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके घर में दिक्कतें हैं लेकिन उनको भी लक्ष्य नहीं पता है अपना, वो भी पागल हैं अपना फोन और लोगों को और भीड़ नेताओं और सबके पीछे। तो यही मेरा मैसेज रहेगा अगर लोग मानेंगे तो। आखिरी में बस 1-2 सवाल और हैं कि जैसे ये किसानों की आय है, क्या वाकई में इनकी आय दोगुनी हुई है? या कर्ज माफी की बात कर लीजिए, करेक्ट, या वाकई में इनकी कर्ज माफी हुई? या आज भी गांव का किसान अभी भी वो वैसे का वैसा ही है जैसे वो शुरू में था, अभी भी परेशान? तो इसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ। हमारे चौपाल फाउंडेशन का एक मुख्य काम प्राकृतिक कृषि पे है। अच्छा। किसानों को आजकल का ऐसा मैं लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा, क्योंकि बुजुर्ग किसान, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ। किसानों की आय दुगनी, मैंने जैसा प्रारंभ में बोला, किसानों को सिर्फ लूटने का काम हुआ है। उनसे लोगों ने अपने मतलब तय किए हैं, मतलब निकाले हैं। आप देख लीजिए, हरित क्रांति आई तो किसानों पे थोप दिया गया कि अभी आप इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे बिना किसी एक्सपर्टीज के। फिर अचानक हमें याद आया कि अच्छा, जैविक कृषि भी कोई होती है, अभी बिना केमिकल के हमें फार्मिंग करनी है। फिर हमें अचानक याद आया, अच्छा जैविक कृषि से भला नहीं हो रहा, अभी हमें नेचुरल फार्मिंग भी कुछ होती है, वो थोप दिया। अब किसान खेत में जब खेती करता है, उसको आप भी खुद ये देखेंगे, उसको ये नहीं पता अगर मेरी खेत में कीड़ा लग गया तो मुझे कौन सी दवाई लगानी है, वो तय नहीं करता। उसको दुकान वाला आके बताएगा कि उसको कौन सी बेचनी है, उस हिसाब से बता के चला जाएगा और अगली साल फिर कुछ और बताएगा। तो मेरा सिर्फ, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है किसानों का, मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि हम अपनी संस्था के माध्यम से भी, और बाकी बहुत लोग हैं जो इस मिशन पे काम कर रहे हैं, कि आप इस मेथड को, कृषि के मेथड को सीखिए कि आप खुद से कैसे स्वावलंबी बन सकते हैं। अपनी खेती को प्रोसेस करना प्रारंभ करिए। अगर आप अपने खेत में दाल लगा रहे हैं तो आप उसको, दाल को पीस के दाल बेचना प्रारंभ कीजिए। आप हल्दी लगा रहे हैं तो उसका हल्दी पाउडर बेचना प्रारंभ करिए। आप खुद बिजनेसमैन बनिए। मेरा यही आग्रह किसानों से रहेगा, बुजुर्गों से यही मेरा आग्रह रहेगा कि आप प्रोसेस करना खुद से प्रारंभ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एम्पायर खड़ा करिए, फैक्ट्री लगाइए, अलग अलग माध्यम है, पीस के बेचना शुरू करिए, पिसवा कहीं रेंट पे पिसवा, कुछ भी करिए, लेकिन आप खुद प्रोसेस करिए, क्योंकि आपका जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसका हक भी हम किसान लोगों को नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। तो आप, और उसका भला करने वाला मुझे नहीं लगता कि कोई भी करने वाला है। वो हमेशा अलग अलग तरीके के मेथड किसान के सामने पेश कर दिए जाएंगे, वो भला मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। उसका अगर खुद से हमें करना है तो मुझे यही समझ आता है कि हमें खुद से सीख के किसानों को अपनी फसलों को प्रोसेस करना चाहिए मार्केट में। उसके बाद, क्योंकि जो रो फसल, अगर गन्ना है, आप गन्ना बेच कर रहे हैं तो उसका रेट अलग है, आप उसकी अगर चीनी या गुड़ या कुछ भी बनाते हैं तो उसका रेट अलग है। तो शायद मुझे लगता है उस तरीके से किसानों की आय दोगुनी तिगुनी हो सकती है। और कोई मेथड मुझे सक्सेसफुल होता नजर अभी तक तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम मेथड चेंज कर रहे हैं। हम किसानों के घर में दोगुनी आय कैसे पहुंचा रहे हैं, वो उस पर थोड़ा बहुत सोचने वाली बात है। वो सिर्फ बोलने के लिए बहुत एक कैची वर्ड है, किसानों की दुगनी आय,
लेकिन किसकी हुई है वो मुझे लगता है कि देखना लेकिन चाहिए। सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल पा रहा है अब तक, क्योंकि सरकार तो हमेशा संसद में बोलती रहती है हमने किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए वो कर दिया, लेकिन किसानों तक वो फायदा पहुंच ही नहीं रहा है। देखिए, जमीनी स्तर पे। सिस्टम से हम नहीं लड़ सकते, मेरा ऐसा मानना ये पिछले 7-8 साल में हुआ है। हम किसी पे विश्वास करके बैठ भी नहीं सकते, हमें माध्यम कुछ ना कुछ चुनना सीखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबा दौर हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हरित क्रांति से लेके और अलग अलग मेथड तक, तो किसान का खुद का खेत है, उसने तो डिसाइड किया ही नहीं ना कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। अब मेरा बार बार यही रहता है, जब भी जाते हैं किसानों से बात करते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं, हम जो कर रहे हैं उसको आप कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं उस पे फोकस करना चाहिए। हम एक लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, उसमें लग के हम वेट कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा। तो इतने लोग हमारे भारत में हैं और सबसे ज्यादा किसान हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई जादू एक साथ कोई अचानक से जादू हो जाएगा और सबकी आय दोगुनी और सब कर्ज मुक्त और सब एक साथ फल फूल जाएंगे। मुझे लगता है हमें वो माध्यम चुनना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आप को मजबूत करें और बाकी सब चीजों को छोड़ के, खेती अगर कर रहे हैं तो खेती पे फोकस करें, अपना जो काम कर रहे हैं तो उस पे फोकस करें। तभी मुझे लगता है कि ग्रामीण विकास, सर्वांगीण विकास हम लोग बोलते हैं, तभी हो सकता है। इंतजार करते रहेंगे तो इतना समय हो गया आज तक, अभी के समय में परिस्थिति अनुकूल थोड़ा बोल सकते हैं कि शायद कुछ कुछ काम अलग अलग तरीके के हुए हैं, पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, मुझे नहीं लगता कि हम इंतजार करके हमारी पीढ़ियां, आने वाला समय। आज आप देखिए ना, किसान का बेटा खुद से खेती करना चाहता है क्या? नहीं ना। कारण है उसका, बोलने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। एक बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनना चाहता है क्योंकि उसका बिजनेस प्रॉफिट दे रहा है। खेती आपको प्रॉफिट नहीं दे रही तो मैं तो कह रहा हूँ, अगर प्रॉफिट नहीं दे रही तो क्यों बनेगा? हम लोग मतलब ट्राई करेगा और कुछ ट्राई करेगा, वो 10,000 रुपए की नौकरी करेगा। तो इसलिए हमें अगर खेती करनी है, हमारे पास बहुत बड़ी खेती है, तो हमें उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है उस पे हमें बात करनी चाहिए, उस पे हमें सीखना चाहिए, वो हमें करना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी, मेरा यही आग्रह है कि खेती और गांव बच सके। अदरवाइज आने वाले समय में बड़ी बड़ी कंपनियां उसको लीज पे लेके वहाँ फैक्ट्रियां और सोलर पैनल और ये एक्स्ट्रा सारी चीजें लगाने वाले हैं, फिर हम कहाँ से खाएंगे, वो भी एक अलग मुद्दा सोचने वाला बात। चलिए, आखिरी सवाल कि आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को और आपका जो ये फाउंडेशन है, चौपाल फाउंडेशन, कहाँ देखते हैं आप उसको? आने वाले 10 साल तो आने वाले 10 साल में हम लोग अभी इस साल से चौपाल फाउंडेशन का एक, जैसे मैंने बोला, हमने 3 साल अपने लिए रखे। आने वाले समय में हम इसको पैन इंडिया लेके जाने वाले हैं, क्योंकि हर जगह के गांव अलग हैं, हर जगह की सभ्यता संस्कृति अलग है। चौपाल फाउंडेशन एक ही चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण अंचल को, उसके अलग अलग बिंदु, अलग अलग फैक्टर्स हैं, सब पे एक साथ काम नहीं करा जा सकता, लेकिन उनमें से कुछ चीजों को चुन के, जिसमें हमने अभी एक मुख्य तरीके से चुना है कि यूथ, सबसे बड़ी दिक्कत एक बहुत है कि ग्रामीण जो यूथ है उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसके माध्यम हम कैसे दे सकते हैं, उस पर हमने काम करना शुरू किया है। उसका एक उदाहरण रोजगार मेला है, आने वाले समय में उसका एक उदाहरण अलग अलग अवेयरनेस सेशंस, जागरूकता अभियान होंगे, कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करने वाले हैं। किसान का एक मुद्दा है, कृषि का एक मुद्दा है, उस पे हम अपनी संस्था की तरफ से लोगों को किस तरीके से जागरूक करके एक माध्यम दे सकते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिट आपको दे सकता है, आपके लिए ये फैक्टर आपके लिए ये काम कर सकता है, ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले 5 साल का हमने, आप 10 साल पूछें, लेकिन आने वाले 5 में हमने ये रखा है कि एटलीस्ट हम 2-3-4 राज्य के कुछ जिलों को, बहुत बड़ा नंबर तो हमने नहीं रखा है, लेकिन कुछ जिलों को हम ऐसे, जिनको हम आजकल बोलते हैं आदर्श गांव जैसा मॉडल, कि हम एटलीस्ट कुछ गांव के युवाओं को राइट डायरेक्शन में लेके जा सकें। और आने वाले समय में गांव की तरफ हमने, हमारा टैगलाइन आप देखेंगे तो हमने रखा हुआ है, चलो चलें गांव की ओर। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप शहर छोड़ दो, लेकिन आप याद रखिए कि आप गांव से आए हैं, तो गांव को बचा के रखिए। और जैसे मैंने बोला ना, माध्यम बहुत छोटे छोटे हैं। आप जिस विद्यालय से पढ़े हैं, पढ़ के आप IAS ऑफिसर बन गए, पढ़ के आप बिजनेसमैन बन गए, लेकिन उस विद्यालय को अगर आप साल में एक बार जाके अगर कुछ सहयोग कर दें तो शायद वो विद्यालय भी चल सकता है और आने वाली पीढ़ी के लिए, वो गांव के बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकता है। तो इस तरीके का एक मिशन आने वाले समय में है जो हम लेके चलेंगे। तो दर्श जी की ये कहानी थी, आपने हमारे माध्यम से सुनी, और हम यही कहना चाहेंगे कि
बड़ा बनने के लिए बड़ा शहर जरूरी नहीं होता है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका कर्तव्य बड़ा होना चाहिए, आपके अंदर की लगन बड़ी होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो समाज के लिए, ग्रामीण के लिए, या आपके अंदर जो भी उद्देश्य है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, किसी के हित के लिए, तो आपकी वो सोच बड़ी होनी चाहिए। शहर छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, आप ग्रामीण से जुड़े रहिए, ग्रामीणों की मदद में लगे रहिए, तभी आप आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको ये बातचीत हमारी ये पसंद आई हो तो हमसे जुड़िए, और हम ये कोशिश करते हैं हमारी ये बात हर उस युवा तक पहुंचे जो कुछ अलग करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्श जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।